नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशंस की। जैसे आप यहां पर इसका हेडिंग देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 8 पे कमीशंस, यानी कि 8 पे कमीशंस के बारे में आज ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम मुख्यतः टॉपिकों को कवर करेंगे। 8 CPC कब से लागू होगा और ये किन किन के लिए अप्लीकेबल रहने वाला है, इसमें कौन कौन इफेक्टेड रहने वाले हैं, किन पेंशनरों को किस तरीके से इसकी पेंशन फिक्सेशंस की जाएगी, जो पे है वो किस तरीके से जो है इसकी फिक्स की जाएगी। साथ में जो आपकी MSP है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर MSP का रहने वाला है। इसके साथ साथ जो और अलग से जो चीज़ें हैं, इसके रिवीजन किस तरीके से होगा और कब से इसे एप्लीकेबल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट जो मीटिंगें हो रही हैं उनमें क्या डिस्कशन हो रहे हैं उसके बारे में बात किया जाएगा। तो 8 CPC को लेकर आज ये वीडियो बनाई गई है, ताकि जो जवान हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो इसके बारे में जान सकें और जान सकें कि अभी पे कमीशन पर हाल फिलहाल क्या चला हुआ है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर चुकी है, जो कि जनवरी 2025 में अनाउंसमेंट कर दी है कि पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि DA अभी 55% चल रहा है, जो कि अभी लगभग 57 से 58% होना तय हो चुका है DA। तो इसको किस तरीके से पे और पेंशन पर DA का इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक प्रेस रिलीज़ किया है, जो कि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का है। इसमें यहाँ पर लोकसभा में ये मुद्दा अभी उठा हुआ है, पे कमीशन कब से दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वहाँ पर क्वेश्चन पूछना शुरू हो चुका है। तो 21 जुलाई 2025 को जब ये लोकसभा हुई तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इसके ऊपर रिप्लाई भी दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आप यहाँ रिप्लाई देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, क्या वित्त मंत्री यह कहने की कृपया करेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की थी, कि वो अधिसूचित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किया गया है तो उसका ब्यौरा दें, नहीं किया गया तो 6 महीने बीत गए हैं, इसके ऊपर गठन न किए जाने के कारण बताएं। जैसे आप सभी को पता है कि अभी तक गवर्नमेंट ने जो इसका है गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर GSL अभी तक जारी नहीं किया है। जब GSL निकलेगा उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद आगे यहाँ बताया कि 8वां वेतन आयोग जो होगा उसकी अध्यक्षता और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार चल रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधन वेतन आयोग कब से लागू किया जाएगा। अब इसके उत्तर में यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया गया है, जो कि श्री पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने बताया है कि जो पहले और दूसरे का सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग को गठित करने का निर्णय जो है वो लिया जा चुका है। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DOPT और राज्यों के जो प्रमुख जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो इस पे अपना जो है वो अपने रिप्लाई दे रहे हैं, यानी कि अपनी रिकमेंडेशंस जो है पे कमीशन में क्या क्या शामिल होना चाहिए, किन किन चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए और जो फिक्सेशंस है वो किस तरीके का है। जैसे आप सभी को पता है कि यूनिटों के द्वारा आप सभी से फीडबैक इसके ऊपर मांगे जा चुके हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट क्या है उन चीज़ों को कंपाइल कर रहे हैं। तो उसमें मैं बताऊँगा किन किन मुद्दों को अभी 8 पे कमीशन पर अध्ययनता बैठी हुई, यानी कि गहन कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जांच की जा रही है और उसको फिर जैसे ही आपका होगा उसके बाद जो है आपका JSM यानी कि ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम भेजा जाएगा। उनमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है उन सब पे आज बात करने वाले हैं। उसके बाद आगे बताया कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की जो है वो अधिसूचित कर दिया गया और 8वां वेतन आयोग जो है अध्यक्षता जरूर ही जल्द ही नियुक्त की जाएगी। यानी कि अभी तक जो है इसकी जो कमेटी है वो कमेटी अभी तैयार नहीं की गई है, उसमें कौन कौन रहने वाले हैं, किन लोगों के अध्यक्षता दी जाएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट GSL जारी कर देगी उसके बाद ही ये सब कार्रवाई होगी। लेकिन इसके ऊपर अलग से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें वॉलंटियर्स के लिए बोला गया था अगर कोई वॉलंटियर है तो वो इसमें आ सकते हैं 8वें वेतन आयोग में। लेकिन अभी तक उसकी जो है अभी तक कोई इंटरेस्टेड आए नहीं है। तो अभी सरकार क्या है नियुक्त करेगी किसी को तो जल्दी ही पता लग जाएगा कि किसको करने वाली है। और उसके बाद यहाँ लास्ट में बताया कि 8वां वेतन आयोग द्वारा जो सिफारिशें की जानी थी वो स्वीकार किए जाने पर, यानी कि इस पर कार्य अभी जो है वो चल रहा है। जो क्या क्या चल
चल रहे हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीएसएम जो है वो तैयार हो रहे हैं। हर डिपार्टमेंट अपना जीएसएम तैयार कर रहा है। जैसे जीएसएल निकलेगा तो जीएसएम जो है वो सबमिट कर दिया जाएगा। अब बात कर देते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डीओपीटी की एक मीटिंग होती है। यहाँ पर जो मीटिंग थी वो 34 मीटिंग थी। इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा डिस्कशंस किया गया है और क्या क्या चीज़ें जो इसमें ऐड होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मिनट्स हैं, जिसके अंदर यहाँ पर बताया कि सभी जो भी रेलवे डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, डीओपीटी था, टेलीफोन कम्युनिकेशंस का वाले भी थे, फाइनेंस का भी था, बैंक भी हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के साथ साथ 13 पेंशनर ऐसे वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो पेंशनर्स के हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। और इसके ऊपर डिस्कस किया गया है, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड जा चुका है जिसमें अभी तक पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है, तो उन पर किन किन मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, EHRMS यानी कि जितना भी आपका पोर्टल अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है, CGHS का है, और उसके बाद पेंशन के जो ग्रीवेंसेस हैं इनको यहाँ पर अहम प्रायोरिटी दी गई है। जो आपकी CGHS फैसिलिटी है, स्पर्श पोर्टल है जो जवानों के लिए बनाया गया है, पेंशनर्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद पेंशन की पे पॉलिसीज़ हैं जो अभी बार बार हम यहाँ से ग्रीवेंस डाल रहे हैं, उन सब को इसमें कवर किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर CGHS के जो इशूज़ हैं जो कि सिविलियंस के लिए यहाँ पर लागू होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम यहाँ पर आर्मी के रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं स्पर्श पोर्टल रिलेटेड इशूज़ यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट थे उन्होंने यहाँ पर बताया है, उन्होंने यहाँ पर रेज किया है कि जो अभी तक जितने भी आपके जो पेंशनर्स अकाउंट थे उनको सबको माइग्रेट कर दिया गया, बैंक से हटाकर उसको स्पर्श पोर्टल पर लेके आ गए हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, द इशू ऑफ द पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन, रजिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन पेंशन, ये जो सब कुछ है इन सब को इसमें हाईलाइट किया है। और इसमें बताया कि द इशू रिलेटेड टू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप DLC भरते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जो है प्रॉब्लम्स रेज हो रही है, जो बाहर बैठे हैं, और उसके साथ साथ जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसका भी मुद्दा इसमें इंक्लूड किया है। जिसमें यहाँ पर रिप्लाई देते हुए जो डिसीजंस दिया गया है, यहाँ पर ज्वाइंट जो CGDA है और MOD ने ब्रीफ किया कि स्पर्श पोर्टल एक जो है बिल्कुल ही ट्रांसलेट ऑप्शंस बनाया गया जवानों को, ताकि पेंशन के केस में किसी को प्रॉब्लम ना आए और जल्द से जल्द जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सके। इसमें बताया कि जो आपका डाटा था वो बैंकों से डाटा आपका ले लिया गया है और उस डाटे को अभी क्या है उसमें जो है स्पर्श पोर्टल पर माइग्रेट कर दिया गया है। तो इसमें जो आप DLC सबमिट करते हो वो DLC यानी कि जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है उसके 2 मोड अभी भी रखे गए हैं। आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पोर्टल जो है बंद कर दिया गया है। आप DLC जो है ऑफलाइन का जो अवेलेबल मेथड है वो अभी भी अवेलेबल है, आप उसको अभी भी भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताया कि इसके रिलेटेड एक FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यानी कि जो डाउट्स होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है MOD की तरफ से इसके ऊपर जारी की गई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श के बारे में पता लग सके और इसके बारे में जो ग्रीवेंसेस हैं वो कम हो सकें और अपने क्वेश्चन है जो FAQ में देखकर वो इस पर जान सके। उसके बाद बताया कि जो 1 रैंक 1 पेंशन का मैटर है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसको अलग से सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 का रिवीजन हो चुका है और सभी को इसका पैसा भी जो है वो दे दिया जा चुका है। फिर भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में अलग से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अभी पे कमीशन में हाईलाइट हो चुका है और पे कमीशन इसे मानने के लिए मंजूर हो चुका है। हर तरीके से पे कमीशन ने इस पर अपने रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि इसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो आप यहाँ देख सकते हो, रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन पीरियड 15 साल का, जो कम्यूटेशंस पीरियड जो था वो 15 साल का था, उसे 12 साल करने पर यहाँ पर सहमति जता दी गई है। क्योंकि 5th CPC में यहाँ पर बताया कि जो गवर्नमेंट थी उनकी रिकमेंडेशंस रही हैं, हर बार यही बोला गया है कि जो 15 साल के म्यूटेशंस जो लेते हैं जवान उसको 12 साल कर दिया जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है RBI के वो कम है, जबकि हमारा जो रिकवरी की जाती है जवानों से वो 15 साल करने से लॉस हो रहा है जवानों को। इसी वजह से बहुत सारा ऐसा पाया गया है कि जवान कम्यूटेशंस लेने से पीछे हट रहे हैं और वो कम्यूट नहीं लेते हैं। तो इसके ऊपर जवाब देते हुए बताया गया है कि जो ये मुद्दा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बताया कि इसको जो है 8 पे कमीशन के TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस में इंक्लूड कर लिया गया है। जैसी 8 पे कमीशंस के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी तो इसे उसमें इंक्लूड करके इसको
आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया कि जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए, यानी कि एक एसओपी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको अपने पेंशन्स के बारे में पता नहीं लग पाता है। इसमें यहाँ पर जो मुद्दा बताया कि वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, फैमिली पेंशन्स के कम मिलती है, डेथ होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसके लिए एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिसमें सब कुछ पता लग सके कि एक डेथ के बाद क्या क्या होना चाहिए। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा आफ्टर मी फोल्डर भी बनाया हुआ है। उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि कब क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। या और इसके बाद एक आफ्टर मी फोल्डर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फोल्डर बनाया जिसमें सब कुछ रहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक एसओपी के लिए बताया जिसमें डीओपीटी ने बताया है कि जो इसके ऊपर जो है उन्होंने बैंकों की तरफ से उन्होंने कमेंट्स मांग लिए हैं, सीपीएओ की तरफ से भी उन्होंने इसके ऊपर डिपार्टमेंट से कंसर्न्स किए हैं और जो क्वेश्चंस हैं, और उसके ऊपर एक एसओपी जो है वो जल्दी ही तैयार की जाएगी और उसको जो है सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर जो अभी टॉपिक जो है वो चल रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अहम मुद्दा है जो कि एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट के बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने जजमेंट दे दी जा चुकी है, जो है नोशनल इंक्रीमेंट का। यानी कि जितने भी जवान हैं वो लास्ट डे आते हैं महीने के रिटायरमेंट का, जैसे 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट आ जाते हैं, उसके बाद जो 1 जुलाई को जो रिटायरमेंट आते हैं, इन दोनों को इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, एनुअल इंक्रीमेंट। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं ताकि उन सबको अपना एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाए। और इसके ऊपर जो आप यहाँ देख सकते हैं कि द नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट ऑन द 1 जुलाई और 1 जनवरी पेंशनर, वो सिर्फ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पेंशन कैलकुलेशंस के लिए होगा, उसमें एडिशनल आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर कोर्ट के जो रिटायरमेंट हुए हैं वो 2006 से उसके ऊपर जजमेंट जो है कोर्ट जारी कर चुका है। उसके बाद भी ये अभी तक उसका जो बेनिफिट्स है वो नहीं दिया गया है, तो इसके ऊपर उसका बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए क्या बताया कि यह बताया गया है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो डीओपीटी ऑलरेडी इसके ऊपर पास कर चुका है। 1 इंक्रीमेंट जो है आपको 1 जनवरी और 1 जुलाई वाले जो रिटायर्ड जाते हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को, उनके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस जारी कर दी गई, यानी कि उनको फ़ायदा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा, उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उनकी पेंशन दोबारा से फिक्स की जाएगी। उसके बाद आगे इसमें अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी मुद्दों को डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं आर्मी पे रिलेटेड हैं उन पर बात करने वाला हूं। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया कि एफएमए जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है जो कि 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये जो अलाउंस है वो बहुत ही कम है, जबकि इसके हिसाब से इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको टीओआर में शामिल कर लिया गया है। जब पे कमीशन लागू होगा तो इसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 चीज़ें तो ऐड करने के लिए रिकमेंडेशंस जारी हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 पे कमीशंस जो है वो अभी आप जैसे आप सबको पता है कि डीए 55% से अभी 57 या 58% हो चुका है। तो इस हिसाब से डीए में जो आपकी पे और पेंशन में जो बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि आप मान सकते एक हिस्सा आपका जो है बेसिक पे का यानी कि 1% आपका, और 58 यहाँ यानी कि अभी आपको हाल फिलहाल 1.58 का जो है रेशो आपको दिया जा रहा है। तो इसमें जो बढ़त बताई जा रही है 1.92, यानी कि लगभग जो तय हुआ है वो 1.92 यहाँ पर फिक्स हो चुका है कि आपको जो बढ़त मिलेगी 1.92 की दी जाएगी। इससे लगभग आप फिक्स कर सकते हैं कि आपकी जो बेसिक पे है उसके अंदर जो आपकी बेसिक पे है उसके अंदर 0.34, यानी कि जो आपकी बेसिक पे है उसमें 0.34 की बढ़त देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ पेंशनर्स के लिए भी इसमें सेम बढ़त है, पेंशन इंटू 0.34 आपकी जो पेंशन है वो आपकी बढ़ने वाली है। यानी कि ये जो पे कमीशन का फैक्टर है 1.92 जो है लगभग यहाँ पर फिक्स हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इसमें जो आपका बढ़ने वाली है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें भी अभी रिवीजन होके देखते हैं क्या निकल के आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्स पे और इसके साथ साथ आपका हम बोल सकते हैं एमएसपी, ये जो मुद्दे हैं ये 2 मुद्दे अहम रहने वाले हैं पे कमीशन में। जो आपका एमएसपी वो किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, एक्स पे है उसको किस तरीके से दिया जाएगा, इसके ऊपर भी पे कमीशन ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आप मान सकते हैं लगभग आपका जो पे है उसमें 0.34 की बढ़त आपने को देखने को मिलेगी। और डीए को मर्ज कर दिया जाएगा,
जो आपका DA है वो 0 से फिर से स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में पे कमीशंस की जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ साझा की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी और आपके डाउट्स दूर करने में हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।